नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आजकल थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है जिस कारण से वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे उत्तराखंड में निकली नई भर्ती के बारे में, इसकी आयु, फीस, पैटर्न सभी के बारे में जानेंगे। अभी और भी इसमें पद निकलेंगे। यूके का लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। और इस एग्जाम की दोस्तों डेट फिक्स हो गई है और इतनी जल्दी ये एग्जाम हो जाएगा ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है फॉर्म आपने भी भरा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नई भर्ती की। ये निकाली गई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। दिनांक है 11 मार्च। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 253 पद, बैकलॉग सहित चिकित्सा अधिकारी यूनानी का 1 पद है, चिकित्सा अधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का 1 पद है और प्रबंधक स्टेट फार्मेसी का 1 पद हेतु विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया है। 11 मार्च विज्ञापन है। 16 मार्च से आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है दोस्तों, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिक्तों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा पद कोड 101 है, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, और इसका लेवल देखिए, लेवल है 10, यानी कि 5400 ग्रेड पे एक बहुत बढ़िया और सम्मानजनक सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, अनुसूचित जाति के 87 पद हैं। एक यहाँ पर आपका पदों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ओपी के लिए यानी कि सामान्य अनारक्षित के लिए कुल मिला के 116 पद है। बाकी इनमें तो सब में एक एक पद है। ठीक है, बैकलॉग में आपको बता रखा है 107 पद बैकलॉग के हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 74 इसमें पद दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसमें बात करेंगे। बाकी तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। ठीक है, बात करेंगे इसमें इसके वेतनमान, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पर इसकी कुछ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद बनना चाहते हैं तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक की उपाधि या फिर भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में आयुर्वेद से 5 वर्ष का या 4.5 वर्ष की उपाधि, पहले तो ये चाहिए। फिर भारतीय चिकित्सा परिषद में उत्तराखंड से वैद्य हकीम के रूप में पंजीकरण चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना जो ये पंजीकरण है दोस्तों, ये आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक रिन्यू हो जाना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर आपने पंजीकरण आपका वैलिड नहीं है, अभी रिन्यू नहीं है, तो उसको आप रिन्यू करवा लेना। ठीक है, इसके अलावा राज्य में आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथी चिकित्सालय या औषधालय से कम 6 मास का व्यावसायिक अनुभव या 1 वर्ष की इंटर्नशिप। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से दोस्तों चिकित्सा अधिकारी यूनानी की भी यही अर्हताएं हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि या फिर यूनानी तिब में 5 वर्ष या 4.5 वर्ष की उपाधि, और वही हकीम के रूप में पंजीकरण, और वही 6 मास का व्यावसायिक अनुभव, 1 वर्ष का इंटर्नशिप। ठीक है, ऐसे ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होगा कि आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान होगा। यहाँ पर आपको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे वैद्य हकीम के रूप में इसमें क्या रहेगा। प्रबंध स्टेट फार्मेसी में भी कुछ इसी टाइप का है दोस्तों। यहाँ पर इसका भी सेम वही है। ठीक है, 6 मास का आपका अनुभव है और सेम योग्यता है। ठीक है, अधिमानी अर्हता है इसमें साफ साफ है कि भाई न्यूनतम अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो तो आपको अधिमान मिल सकता है। अपने एनसीसी में अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है, उससे ऊपर है, तो आपको अधिमान मिल सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये वैद्य हकीम के रूप में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध या नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ठीक है, आयु सीमा की बात करेंगे 21 से लेकर 42 लगेगी, और अभी 1 वर्ष की छूट दी गई है, तो 43 आप मान के चलो। ठीक है, ठीक है भाई, 1 वर्ष की छूट अभी आपको दी गई है। राष्ट्रीयता वही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, बाकी सब तो दोस्तों ठीक रहता ही है वैसे, लेकिन फिर भी फॉर्म को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में कई सारे प्रश्न आपके उठ के आते हैं कि इसमें क्या था, उसमें क्या था। इसलिए देखिए अभी आप देख रहे हैं फॉर्म में कितने लोग गलती कर देते हैं, बाद में फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो फिर कहते हैं सर ये हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा ना। तो हमेशा कोई भी जब आपके सामने कोई विज्ञप्ति आती है, इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 15 मिनट। आप उसको एक बार जरा ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों शुल्क की, तो इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फीस इसमें माफ है। ठीक, और बाकी आप देख लेना कि यदि चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के अंतर्गत 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, अगर 1500 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो यहाँ पर आपसे एक स्क्रीनिंग परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा 100 अंक का। ठीक है, जिसमें आयुर्वेद विषय से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के, मतलब कि आयुर्वेद से आपके संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है, और जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जो सिलेबस है उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 100 अंकों का प्रश्न होगा, अगर आपके 1500 से अधिक अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका क्या होगा, फिर इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले आपका स्क्रीनिंग होगा और फिर उसके बाद होगा इंटरव्यू। अगर 1500 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, नहीं तो सिर्फ आपका साक्षात्कार के आधार पर क्या होगा,
सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि बात की गई है 1400 से अधिक पदों की, क्योंकि अभी आपको लास्ट टाइम याद होगा कि जब आचार संहिता लगने वाली थी तो उस समय पर जो चिकित्सा से चयन बोर्ड के द्वारा चुनाव आयोग से परमिशन ली गई थी कि भाई हम 1400 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी कर सकते हैं। तो अभी वो नहीं निकला है, तो अभी फिलहाल दोस्तों 1400 पदों, अभी तो फिलहाल ये 200 250 के अराउंड ये पद ही निकले हैं। ठीक है, अराउंड एवरेज बता रहा हूँ। तो अभी दोस्तों 1400 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है इसमें। तो काफ़ी एक तरह से उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको काफ़ी सारे पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यूके SSC का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेटेस्ट संवाद दोस्तों जारी किया गया है। यह संवाद 203 और दिनांक है 11/3/2022। विषय क्या है देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में दायर की जा रही रिट याचिकाओं के संबंध में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, प्रिय अभ्यर्थियों अवगत कराना है कि आयोग की चयन प्रक्रियाओं से संबंधित कई मामलों में अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। ऐसी 2 रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को मैं संवाद के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए पहला क्या है, पहला मामला है श्री विकासदीप धनोला का, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल अवर अभियंता के चयन के मामले में याचिका प्रस्तुत की कि आवेदन में गलती से वो पुरुष की जगह महिला अंकित कर चुके और उनके अंक अधिक हैं, अतः उन्हें चयन का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/6/2021 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी और इस मामले में दिनांक 4 मार्च 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री धनोला की याचिका अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिए गए कि आवेदन पत्र में सही प्रकार से भरना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है और एवं यदि याचिका स्वीकार की जाती है तो एक ऐसा अभ्यर्थी चयन से बाहर हो सकता है जिसने अपना आवेदन पत्र सही प्रकार से भरा है। तो देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो आवेदन पत्र को बिल्कुल अच्छे से भरना चाहिए, इसलिए मैं अभी आपको पूरा आवेदन पत्र दिखा भी रहा था। एक चीज मैं आपको बता रहा था, कभी भी जब आपकी विज्ञप्ति निकलती तो आवेदन पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और स्वयं भरना चाहिए। मेरे हिसाब से आप स्वयं भरिए आवेदन पत्र को। कई लोग क्या करते हैं, इंटरनेट साइबर कैफे में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार गलती हो जाती है और ज़्यादातर गलतियाँ वहीं से ही निकल कर आती है, क्योंकि जो साइबर कैफ़े वाले हैं इनको तो आपको क्या करना है, उनको तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरने हैं ना, उनको तो पैसे कमाने से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई गलती हो जाए कुछ हो जाए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरे दोस्तों तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरे और स्वयं भरे। मेरे हिसाब से आप स्वयं भर सकते हैं, मोबाइल सभी पर लोग चलाते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं फॉर्म ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर की आवश्यकता है। ठीक, एक अन्य मामले में अभ्यर्थी द्वारा कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पदों को नियोक्ता विभाग की ओर से कम कर दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी। अब देखिए, अभी मैंने विज्ञप्ति में साफ साफ आपने लिखा था पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो अगर नियोक्ता विभाग ने पदों को कम भी कर दिया तो फिर उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की एकल पीठ द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। वह अभ्यर्थी श्री गोपाल दत्त चबडाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील योजित की गई और इसको भी माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। तो इस मामलों में आपके संज्ञान हेतु इसलिए लाया जा रहा है कि अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐसी याचिकाओं से वे चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेंगे, यह विचार उचित नहीं है। वह इससे अभ्यर्थियों को काफी समय व धन का अपव्यय होता है। अतः आप सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय में अनावश्यक वादों से बचें। तो यहाँ से क्लियर कट संतोष बड़ोनी जी ने आपसे अपील की है कि आप ऐसे मतलब विषय में जरूरी नहीं है कि आप अनावश्यक बात करें उच्च न्यायालय में, इसमें आपका समय और धन दोनों का अपव्यय होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं एलटी में भी लगातार एक के बाद एक रेट बढ़ती जा रही है, तो इसमें भी उनका यही मानना। भी बीच में आपके हाल में एक वीडियो भी आई थी, आपने देखा होगा, संतोष बड़ोनी ने इंटरव्यू भी दिया था। वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूँ उस वीडियो को, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि बीच में मैं भी काफ़ी मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो उसमें भी उन्होंने यही बोला है कि कभी बच्चे 1 या 2 नंबर से जो रुक जाते हैं वो जनरली सोचते हैं कि हम कोर्ट में चले जाएं और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये सोच सही है? वैसे सोच तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप अगर सही हो तभी आप जाएं, लेकिन आप अगर सोचते हैं कि एक आध मार्क्स से हम रुके हैं तो क्या पता हम ऐसे कोर्ट में जाके क्या पता हमारा भी नंबर आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि अन्य अभ्यर्थियों के संग भी एक तरह से अनुचित न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे अभ्यर्थी हैं वो भी तो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे ना। तो वही उनके द्वारा बताया गया कि अनावश्यक वादों से आप बचें। ठीक है, अब इसके बाद अगली नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस एग्ज़ाम की जिसके बारे में हमने बात किया था कि हमने भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए हम ये विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं और यहाँ से आपको एक लिंक मिलता है जिससे कि आप एक अनदर लिंक की ओर को फॉरवर्ड हो जाते हैं जहाँ पर आपको परीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 20/3/2022 एवं ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु 11/3/2022 यानी शाम को 6 बजे से। तो आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं ये अभी लेटेस्ट निकला है कि भाई जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि है वो है 20 मार्च 2022। 20 मार्च 2022 तो अब आने ही वाला है, ठीक है। और इसमें आपका एक एग्जाम हो जाएगा। और कौन सा एग्जाम है? जो भी हाल में ही दोस्तों जो विधानसभा में आरओ एआरओ की विज्ञप्ति निकली थी, इसके अलावा अन्य पद भी आए थे, इंटरप्रेटर का भी पद आया था, बड़े बड़े पद निकाले गए थे। तो वो सभी के एग्जाम दोस्तों अभी ये 20 मार्च को हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड अधिष्ठान अनुभाग, ठीक है। और संख्या 113 और ये 24 फरवरी का 2022 का ये लेटर है, लेकिन अपलोड तो अभी हाल में ही हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की समूह ख और ग की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दिनांक 1/10/2021 के अंतर्गत विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख और ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें पदों के सापेक्ष उनकी अर्हता निर्धारित की गई थी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयन परीक्षा का आयोजन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के आधार पर किया जाएगा, जिनका पाठ्यक्रम विवरण विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में सम्मिलित होने से पूरे सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को पूर्ण करता हो, साथ ही किसी स्तर पर अभ्यर्थियों के अनर्ह पाए जाने पर उनका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की। एक काम करता हूँ, मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंकवार पाठ्यक्रम विभाजन, ये सिलेबस है दोस्तों, जो कि आपको विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जिन पदों की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट, स्नातक स्तर या उनके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा रखी गई है, उन सभी की 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अंकवार विवरण यहाँ पर है। देखिए सामान्य हिंदी 50 अंक की आएगी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, और उसमें आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता आएगी, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीतिक विज्ञान आएगी, अर्थशास्त्र आएगा, राज्य राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना आएगी, और उत्तराखंड से संबंधित 35 अंक। तो बिल्कुल जैसे टिपिकल समूहों का सिलेबस होता है वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर इसको बाइफरकेट करके देखें तो हिंदी का सिलेबस आपको दे रखा है कि भाई भाषा हिंदी, ठीक है, लिपि, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वही दोस्तों जो सिलेबस है जो कि आपको यूके SSS में भी देखने को मिलेगा। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, पद्य, गद्य, ठीक है। ये दोस्तों इन्होंने स्नातक स्तर पे भी यही रखा है और 12th लेवल पे भी यही रखा है, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में कैसे आपसे पूछे जाते हैं, शाब्दिक मानसिक योग्यता के परीक्षण होते हैं, ठीक है। गणितीय से भी पूछे जाते हैं, शाब्दिक मानसिक योग्यता, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, सभी आपसे इस टाइप से पूछते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है इसमें। और तो मेरे हिसाब से इन्होंने इसके हिसाब से और तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। एक बार देख लेता हूँ, अगर आप देखें दोस्तों तो यही आपका सिलेबस है, ठीक है। स्वर संजी हिंदी, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये इतिहास का सिलेबस है। तो इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय प्राचीन साहित्य, सिंधु, वैदिक सभ्यता, ठीक। और वैसे भी दोस्तों हमारे द्वारा तो इन पे वीडियो बनाई जा रही है। मध्यकालीन साहित्य, ठीक है, आधुनिक काल, वही जो होता है जनरली, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, विश्व का इतिहास, इसमें विश्व का इतिहास भी दिया गया है, ठीक। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में आपके क्या है, भूगोल है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है। इसके अलावा फिर राजनीतिक विज्ञान हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, सभी वही चीज़ें, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक। तो ये भी आपको दोस्तों देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब एक तरह से टोटल जो लेटेस्ट मतलब कि आधुनिक भारत है, ठीक है। गांधीज्म, भारत गांधीज्म भी है, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, ठीक। इसका सिलेबस दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी है, राज्य व्यवस्था तो दोस्तों हम करवा ही रहे हैं आपको, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सहयोगी, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य, नीति तत्व, भारतीय संसद, आज भारतीय संसद पर आज रात को वीडियो आने वाली है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, यही दोस्तों आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से क्लियरली देख सकते हैं
ये आपका सिलेबस पूरा इन्होंने बाइफरकेट करके दे रखा है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये एग्ज़ाम से 8 दिन पहले सिलेबस डाल देंगे। ठीक है, अब हो सकता है पहले आ गया हो, मेरे संज्ञान में तो नहीं था। तो यही है दोस्तों आपका जो सिलेबस है, अगर आप देखें तो ये लास्ट में आपका दिख जाता है। उत्तराखंड का भी आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का भी आपका सिलेबस वही है जो कि जनरली होता है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।